ऐसा स्टील जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट माना जाता था, ऐसा स्टील जिसने मिडल ईस्ट की हिस्ट्री को लिखा, एक ऐसा स्टील जो एंशियंट इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेके आया। ये स्टील था वुड्स स्टील। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरविंदर सिंह नागी है। आई एम फ्रॉम एक्सेल इंस्टीट्यूट एंड वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ एक्सेल विज्ञान। आज हम बात करेंगे एक लेजेंडरी स्टील की जिसका नाम है वुड स्टील, जिसे मिडिल ईस्ट में डेमेस्कस स्टील भी कहा जाता था। वुड्स वर्ड को साउथ इंडियन वर्ड वुक या उरुक्वे से लिया गया है, जिसका मतलब तमिल में है एक ऐसा स्टील जिसे मेल्ट करके बनाया गया हो। मिडिल ईस्ट में मध्यकालीन टाइम में ये स्टील बहुत सारे युद्धों का एक डिसाइडिंग फैक्टर था। वुड स्टील बनाने की कला का जो पहला एग्जाम्पल है वो हमें साउथ इंडिया में 500 BCE के पास गोलकोंडा के पास मिलता है। गोलकोंडा जो आज के हैदराबाद के आउटस्कर्ट में लोकेटेड है। इस स्टील का रेफरेंस हम लोगों को सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी झेलम के किनारे, उसमें भी मिलता है। ये लड़ाई 326 BCE में हुई थी। जमाना जाता है जब सिकंदर ने पोरस को हराया तो उसने ना तो सोना मांगा ना चांदी मांगा, उसने सिर्फ वुड स्टील मांगा। इससे ये भी पता चलता है कि उस टाइम पे वुड स्टील की कीमत सोने चांदी या किसी भी वेल्थ से ज़्यादा थी। पोरस से मिला हुआ वुड स्टील सिकंदर बेबीलोन में ले गया, जहां उसने इसमें से काफ़ी हथियार बनाए और इन हथियारों को उसने फ्यूचर वॉर्स में यूज़ किया। मौर्यन एम्पायर के टाइम में सम्राट अशोक के ट्रेड रिलेशन रोम के साथ भी थे। इस टाइम में भारत रोम को स्पाइसेस, कॉटन, मसलिन, इनके साथ वुड स्टील भी एक्सपोर्ट करता था। गुप्ता एम्पायर के पावरफुल और फेमस राजा विक्रमादित्य ने भी वुड स्टील का यूज 400 AD के आसपास किया था। फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली, जिसके बारे में हम सब जानते हैं, ये 1600 साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है। इस स्टील की खास बात यह है कि इतना टाइम बीतने के बाद भी इसमें ना तो जंग लगा है और ना ही ये किसी भी तरीके से ये खराब हुआ है। इसी आयरन पिलर पे जो इंस्क्रिप्शंस है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी और इसकी स्ट्रेंथ का सबूत है। साउथ इंडिया का चेरा एम्पायर या चेरा किंगडम जो आज के केरला में स्थित है, इसके ट्रेड रिलेशन रोम के साथ 500 BCE के आसपास थे। चेरा किंगडम जो अपनी नेवी के लिए मशहूर था, वो इसका एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट में करता था और यूरोप में उसके ट्रेड रिलेशन रोम के साथ तो थे ही। मिडिएवल पीरियड में वुड स्टील की डिमांड अरब वर्ल्ड में बहुत थी। वुड स्टील से बने हुए भारत से एक्सपोर्ट होते थे पर्शिया में। पर्शिया, जिसे हम आज ईरान के नाम से जानते हैं, वो इसमें से बहुत वेपन्स बनाता था। इसका यूज़ डेमेस्कस में भी होता था। डेमेस्कस जो सीरिया की कैपिटल है, वो इसमें से तलवारें बनाते थे, भाले बनाते थे और एरो के हेड्स बनाते थे। वुड स्टील, जिसे मिडिल ईस्ट में डेमेस्कस स्टील के नाम से जाना जाता है, इसके बारे में पहला रिटर्न रेफरेंस यूरोपियंस ने क्रूसेड्स के टाइम पे दिया। क्रूसेड्स एक होली वॉर था जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस के बीच में लड़ा गया था फॉर द कैप्चरिंग ऑफ जेरूसलम। मुस्लिम सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी ने सेकेंड क्रूसेड्स में क्रिश्चियंस को जेरूसलम में हराया और उनको वहां से बाहर किया। 1187 AD में सुल्तान सलाउद्दीन और क्रिश्चियन वॉरियर्स के बीच में ये लड़ाई आज के जेरूसलम के पास हुई थी। इसे हम लोग बैटल ऑफ हैटिन बोलते हैं। इस लड़ाई में सलाउद्दीन ने क्रिश्चियंस को हराया और पूरे जेरूसलम पे कब्जा कर लिया। सलाउद्दीन और उसकी आर्मी की तलवारें जो हैं वो वुड स्टील से बनी हुई थी। इस वुड स्टील से किए हुए वार जो है वो क्रूसेडर्स सहन नहीं कर पाए और अल्टीमेटली इस वॉर में वो हार गए। सलाउद्दीन की आर्मी ने क्रूसेडर्स को आसानी से हरा दिया क्योंकि उनकी तलवारें वुड स्टील से बनी हुई थी। ये तलवारों की खास बात ये थी कि ये ताकतवर तो थी ही, साथ में फ्लेक्सिबल भी थी और ये इजीली क्रूसेडर्स के आर्मर्स को काट सकती थी। पर्शियन राइटर फिरदौसी ने अपनी बुक शाहनामा में ये बताया है कि वुड स्टील से बनी हुई तलवारें दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन थे।
वो स्टील को पारसी फौलाद के नाम से बुलाते थे। मिडिवल पीरियड्स में अरब जब अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे तो इस तलवार को या इस फौलाद को वो लोग जवाबे हिंद बुलाते थे। मुगल, जिसको हम लोग गन पाउडर रेजिम से जानते हैं, वो भी अपनी तलवारें और अपने वेपन्स वुड स्टील से ही बनाते थे। वुड स्टील से बनी हुई तलवारों का आखिरी रेफरेंस हम लोगों को टीपू सुल्तान की तलवार से मिलता है, जो आज भी म्यूजियम में रखी गई है। स्टील आयरन और कार्बन का एक अलॉय होता है, जिसमें कार्बन का कंटेंट एकदम सही क्वांटिटी में होना ज़रूरी है। अगर हम लोग कार्बन के कंटेंट को कम कर देंगे तो स्टील जो है वो बेंड हो जाता है। यही कंटेंट को अगर हम लोग ज़्यादा कर देंगे तो स्टील जो है वो ब्रिटल हो जाता है, यानी वो जल्दी टूट जाएगा। वुड स्टील एक हाई कार्बन स्टील है। इसमें आयरन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, सल्फर और 1 to 2% कार्बन डाला जाता है। सही क्वांटिटी में मिक्स किए हुए ये कंटेंट हम लोगों को एक फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग और शार्प वुड स्टील देते हैं। माइकल फैराडे, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम पर जानते हैं, वो भी वुड स्टील में बहुत इंटरेस्टेड थे। उन्होंने अपने लाइफ टाइम में वुड स्टील बनाने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि वुड स्टील को बनाना इतना आसान बात नहीं थी, पर ये स्टील भारत में गली गली में बनता था और बहुत ही आसानी से भारत के आयरन स्मिथ इसको बना देते थे। फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, वुड स्टील का यंग्स मॉडुलस काफ़ी हाई था। यंग्स मॉडुलस हाई होने का मतलब ये है कि ये मटेरियल काफ़ी इलास्टिक था। इलास्टिक का मतलब ये है कि ये फ्लेक्सिबल भी था, ये मजबूत भी था और शार्प भी था। वुड स्टील की खास बात उसका वेवी पैटर्न है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सिर्फ वेवी पैटर्न होने से कुछ नहीं होता। वुड स्टील वेवी पैटर्न्स के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी था, वो मजबूत भी था और काफ़ी शार्प भी था। वुड स्टील से बनी हुई तलवारें हल्की, फ्लेक्सिबल, शार्प और मजबूत होती थी। ये इतनी फ्लेक्सिबल होती थी कि हम उसके दोनों एंड्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिडिवल पीरियड में क्रिश्चियन वॉरियर्स, क्रूसेडर्स ने इस स्टील के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा है। वो इस स्टील को डेमस्कस स्टील बोलते थे। वो बोलते थे कि ये स्टील दुनिया का सबसे ताकतवर स्टील है और एशिया में इसकी काफ़ी कीमत है। मॉडर्न एरा में जब ब्रिटिशर्स ने पूरी दुनिया पे रूल करना चालू किया, उन्होंने भी अपने वेपन्स वुड स्टील से ही बनाए। इसी टाइम पे फ्रेंच आर्मी भी काफ़ी ताकतवर थी। इनके भी वेपन्स जो हैं वो वुड स्टील से ही बने हुए होते थे। 1857 की म्यूटिनी में भारत की प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिश आर्मी के बीच में एक ब्लडी वॉर हुआ। इस वॉर में ब्रिटिशर्स को मुंह की खानी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से ये वॉर ब्रिटिशर्स जीत गए, लेकिन उन्होंने वुड स्टील की प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में बैन लगा दिया। 1857 के रिवॉल्ट के बाद वुड स्टील बनाने की नॉलेज धीरे धीरे इस देश से गायब हो गई। तो पूरी दुनिया के लोग आज भी स्टील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए। 100% तो खैर नहीं हुए। मास्टर आर्मर गोजा लेगेट्जी ने वुड स्टील से मिलता जुलता एक स्टील बेल्जियम के एंटवर्प में बनाने की कोशिश की है। रियल सेटिस्फेक्शन तो तभी मिलेगा जब वुड स्टील को दोबारा भारत में बनाया जाए।